स्टूडेंट, आज का सेशन जो है वो उस पे हम जो बात करेंगे वो ये है कि जैसे सीएपीएफ पेपर टू का एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, एडमिशन अभी भी ओपन है क्योंकि अभी तक इवैल्यूएशन शुरू नहीं हुआ है। तो आप लोगों को जिसको भी एडमिशन लेना है वो लोग ले सकते हैं। रही बात वीडियो क्लासेस की, तो वीडियो क्लासेस हमेशा फ्री है, वो हमेशा यूट्यूब में हमेशा मैं अपलोड कर दूंगी अपने चैनल में। उसका कोई फीस नहीं है। फीस जो लग रहा है वो बेसिकली इवैल्यूएशन का फीस है। तो जो स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं, इसका मतलब है वो अपने आंसर स्क्रिप्ट्स में से इवैल्यूएट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं उनको चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक मिल रही है, उनको करंट एसेज रिपोर्ट आर्गुमेंट के पीडीएफ भी मिले हुए हैं, जो नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स को नहीं मिले। तो नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए वीडियो क्लासेस भी है फिर। अब हम शुरू करते हैं आज कि किस तरह से ये पेपर टू का एग्जाम देना चाहिए। देखिए, जो हमने पहले सेशन में बात की वो ये बात की थी किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, पेपर टू को कैसे अप्रोच करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात की कि किस तरह से जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है जो पेपर टू में मिलता है उसमें कैसे हमें एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर लिखना चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने बात की थी वो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और वो बहुत आराम से आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। फाइन। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें एग्जाम देना चाहिए। फाइन। तो चाहे आप कितने भी अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है, पूरा आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए हो, मगर स्टूडेंट जो 3 घंटा है, इसमें आप लोगों को कितना 2 घंटा मिलता है, तो जो 2 घंटे हैं एग्जाम में, वो 2 घंटे में आप लोग नहीं 3 घंटे मिलते हैं ना पेपर टू में, सॉरी। जो 3 घंटा आपको पेपर टू में मिलता है उसका क्या आपने एक एक सेकेंड अच्छे से यूटिलाइज किया है? तो क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है? क्या आपका उस समय दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है? अगर आपका एंजाइटी लेवल एक ऑप्टिमम लेवल से कुछ ज्यादा बढ़ा है तो आप एग्जाम अच्छे से नहीं दोगे। ठीक है, एग्जाम अच्छे से नहीं दिए तो आपका जो 2 साल का मेहनत था 1.5 साल का मेहनत था वो पूरा वेस्ट जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी चाहिए और किस तरह से एग्जाम देना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑब्वियसली हम स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं, मगर ऐसी मिस्टेक जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, फिर से आ गई बात, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, समझना, उसको केयरफुली और स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ठीक है। अब आप लोगों को एडमिट कार्ड में, मैंने आप लोगों को एडमिट कार्ड दिखाया था, उसमें इम्पोर्टेंट चीज लिखी हुई थी कि पेपर टू में नेगेटिव मार्किंग होती है, पेपर वन बोथ द पेपर, ऐसे लिखा हुआ था। मगर स्टूडेंट्स पेपर टू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। दूसरा, पेन का कंफ्यूजन था। तो स्टूडेंट जब ओएमआर शीट आपको मिलता है, चाहे अटेंडेंस के फॉर्म में ओएमआर शीट मिल रहा है या स्कैनेबल अटेंडेंस शीट जिसको कहते हैं, उसमें हमेशा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही चलता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेपर टू में आप जब आंसर लिखते हो आप ब्लैक ब्लू जेल पेन पायलट पेन बॉल पॉइंट पेन किसी भी पेन से आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो होता है वो आपको हर हालत में एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है, क्योंकि ओमार शीट और स्कैनेबल अटेंडेंस शीट में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज किया जाता है। अब दूसरे पेन की बात है, तो पेपर वन में सिर्फ आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करोगे, इसके अलावा कोई भी पेन यूज नहीं कर सकते हो। पेपर टू के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है पेन का। फाइन। तो पेपर टू का आंसर आप लोग किसी भी पेन में लिख सकते हो, मगर कलर जो होगा वो या ब्लू होगा या ब्लैक होगा। आप कोई और कलर यूज नहीं कर सकते हो। और जो फिर अब स्टूडेंट मुझे ये भी पूछते हैं कि मैम हम ब्लैक और ब्लू दोनों साथ यूज कर सकते हैं, जैसे हेडलाइन देना है या अंडरलाइन करना है तो ब्लैक से करे फिर ब्लू से। तो कोशिश करो कि सेम कलर ऑफ द पेन
इज यूज थ्रू आउट द पेपर, है ना। ऐसा मत करना कभी ब्लैक कभी ब्लू, बहुत चाइल्डिश लगता है वो। हाईलाइटिंग अगर करना है तो आप पेंसिल से करोगे, पेन से मत करना, खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लो, बहुत मैसी लुक आता है स्टूडेंट। और पेन को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो एक रीजन हो सकता है आपके एग्जाम को पूरा का पूरा रूइन करने का, ठीक है। तो ऐसा पेन लो जिसका ग्रिप अच्छा हो, शेड उसकी बहुत डार्क और बहुत लाइट ना हो, और ऐसा पेन लो जो स्प्रेड ना करे, जिसकी इंक, जिसका इंप्रेशन बैक पेज में ना पड़े। और एक बार जो आपने पेन चूज कर लिया, आप उसको चेंज बिल्कुल नहीं करोगे जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाता, ठीक है। तो ब्लैक ब्लू, सॉरी, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है, दो लेकर चले जाओ अच्छा एग्जाम में। एक ऐसा पेन, दो ऐसा पेन लेकर जाओ जिसको आप लोग यूज करते हो पेपर टू के लिए, जो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल हो उसके साथ। फिर एक पेंसिल हमेशा आपको कैरी करना चाहिए ताकि आप अंडरलाइन कर सको। इरेजर भी कैरी करो, सपोज अंडरलाइन आपसे गलती से कहीं और हो गई हो तो इरेजर आप यूज कर सकते हो। शार्पनर कैरी कर सकते हो क्योंकि आप पेंसिल कैरी कर रहे हो, हालांकि शार्पन करके जाओगे तो शार्पनर की भी जरूरत नहीं है। अब रही बात व्हाइटनर की। अब स्टूडेंट्स कहते हैं क्या मैम व्हाइटनर यूज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो प्रेसी शीट मिलती है, आप लोगों को मैंने प्रेसी शीट के बारे में बता दिया, और जब हम प्रेसी का वीडियो क्लासेस पढ़ेंगे, आई मीन वीडियो क्लासेस वॉच करेंगे, जब आप वो सेशन अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेसी बॉक्स में जब हम लेटर सॉरी वर्ड्स लिखते हैं, ऐसे हमने लिखा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने कुछ गलती से लिख दिया यहाँ पर, जो आपको लगा कि वो अब मुझे इसको मिटाना है। अगर आपने उसको मिटाया, मिटा तो सकते नहीं, इरेज तो कर नहीं सकते क्योंकि आप पेन से लिख रहे हो, तो आपने उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, मगर फिर आपको एक और वर्ड इस बॉक्स में लिखना पड़ेगा, मगर आपके पास अब जगह नहीं है। ओके, ऐसे केस में व्हाइटनर काम आता है। व्हाइटनर को आप बहुत लेजरली यूज नहीं कर सकते हो, कहने का मतलब है जैसे छोटे बच्चे यूज करते हैं व्हाइटनर, वैसे नहीं। व्हाइटनर सिर्फ प्रेसी शीट में आपके काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा, और कहीं यूज भी मत करना, ठीक है। तो ये प्रेसी के लिए ही है स्टूडेंट, क्योंकि बॉक्सेस छोटे छोटे रहते हैं, बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गई तो काटने के बाद आपको जगह ही नहीं मिलेगी उस बॉक्स में लिखने के लिए, तो फिर व्हाइटनर यूज कर सकते हो। स्टेपलर और फेविकॉल लेकर जाना चाहिए, छोटे से स्टेपलर भी आजकल आते हैं, छोटे से फेविकॉल भी आते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आपका जो फोटोग्राफ है वो ब्लर्ड है, वो अच्छे से नहीं आया जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तो आप वैसे जो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट है वो आप ब्लैक एंड व्हाइट मत निकालना, कलर ही निकालना, मगर बाई चांस अगर ऐसा हो तो वो आपको बोल सकता है कि फोटोग्राफ को आप स्टिक करो अपने, ठीक है। तो अब आप कहाँ ढूंढोगे फेविकॉल या स्टेपलर, कहाँ ढूंढोगे? तो बेटर है वेल इक्विप्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं आप इसको मांग रहे हो, अरे ऐसे भी मैंने स्टूडेंट्स को देखे हैं, जब मैं स्टूडेंट थी पेन भी नहीं लेकर आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, इधर उधर से पेन मांग रहे हैं, इमेजिन ऐसी हालत। अब रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप लोगों को पता है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपको निकालना है, कलर्ड कॉपी निकालना है, और ब्लैक एंड व्हाइट मत निकालना, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो विजिबल नहीं होते हैं। ओके, अच्छा, अपना वैलिड जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, तो मैंने अभी आप लोगों को बोला है पेन लेकर जाना, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ब्लू पेन लेकर जाना, पेंसिल लेकर जाना, ठीक है। वैसे ही आपको एक एडमिट कार्ड तो लेकर जाना है, फोटो आईडी भी लेकर जाना है, ठीक है। वो ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होगी। बहुत ऐसे केस देखा है, जेरोक्स लेकर चले गए, स्टूडेंट्स अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो गड़बड़ हो जाएगी, और याद रखना जो एडमिट कार्ड में जो आपका नंबर है वही नंबर मेंशन होना चाहिए, वो ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड में सेम होना चाहिए। फिर एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर से लेकर जाना, इनफैक्ट एडमिट कार्ड में मेंशन है ये चीज कि दो फोटोग्राफ आपके होने चाहिए। और उस समय आई मीन देखिए वो पेंडेमिक था, इसीलिए मैंने जब ये बुक लिखी तो सैनिटाइजर, फेस मास्क, अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई वाटर बॉटल कैरी कर रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्प्राइट की बॉटल होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो वो नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की वाटर बॉटल होनी चाहिए जो बॉटल होती है, ठीक है। रिस्ट वॉच यूज लेकर जाओगे तो एनालॉग वॉच लेकर जाना, स्मार्ट वॉचेस मत लेकर जाना।
अगर आप पाउच लेकर जा रहे हो, पेंसिल पाउच होते हैं या पेंसिल बॉक्स तो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, मगर पेंसिल पाउच जो होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर आप क्लिप बोर्ड लेकर जाते हो, जो एग्जाम बोर्ड लेकर जाते हो, हालांकि देखिए एग्जाम बोर्ड की ये भी स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि एग्जाम बोर्ड लेकर जा सकते हैं कि नहीं। एग्जाम बोर्ड आप लेकर जा सकते हो, मगर जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो जो आप लोगों को बुक मिलता है, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट, वो 48 पेजेस का होता है, तो अच्छी खासी मोटी होती है, तो जरूरत नहीं पड़ती है वैसे। मगर अगर लेकर जाना है तो आप लेकर जा सकते हो, मगर वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके। और ये सारे आप चीजें रख लो, जिस दिन एग्जाम है उसके पहले दिन रख लो। ऐसा मत करो सुबह को एग्जाम है, सुबह को ही सारी चीजें ढूंढ रहे हो, ऐसे एकदम पैनिक करोगे आप। ठीक है, ये काम मत करना। अब क्या नहीं लेकर जाना है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेकर जाना, जैसे डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, मोबाइल। अब स्टूडेंट बोलते हैं मैम मोबाइल फोन कैरी करना जरूरी होता है। देखिए मोबाइल फोन कैरी करने में कोई कोई को जीपीएस यूज करना होता है, इसलिए मोबाइल फोन कैरी करते हैं, मगर सपोज सेम सिटी में है, दिल्ली में ही और दिल्ली में सेंटर है, तो मोबाइल फोन मत कैरी करिए। देखिए मोबाइल फोन कैरी करेंगे, आपको मोबाइल फोन को कहीं ना कहीं डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में जब डिपॉजिट होता है तो ये भी बोलते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, ये भी कहा जाता है। तो और फिर डिपॉजिट करने के लिए हो सकता है आपको लाइन में लगना पड़े। फिर मोबाइल फोन जब डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको एक कुछ छोटा सा चिट भी लगाना होता है, जिसमें आपका नाम लिखा रहता है, फिर उसको रबर से उसको बांधना पड़ता है, फिर आपको मोबाइल फोन डिपॉजिट करना पड़ता है। आप एग्जाम देने जा रहे हो कि ये सब काम करने जा रहे हो? एकदम सिंगल पॉइंट फोकस होना चाहिए। इसलिए मैं स्टूडेंट को कहती जहाँ पे बहुत अर्जेंसी वहां पे लेकर जाओ, मगर यही सेम सिटी में एग्जाम है, दूर जाना नहीं है, तो मोबाइल फोन कैरी करने की वैसे तो जरूरत नहीं है। हाँ, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं वो आपके दिमाग में फीडेड होने चाहिए, और कोई भी मदद कर देता है। ठीक है। मुझे याद है मेरा एक बार ना बैग खो गया था, मैं स्कूटी चला रही थी और बैग जहाँ पे फुटबोर्ड होता है वहीं पे मैंने बैग रखा था, मैंने टर्न लिया तो बैग सड़क में गिरा, मुझे पता ही नहीं चला। उसमें मेरे मोबाइल फोन में सारे चीज थे, मेरे टैबलेट थे, फोन से सब कुछ। तो मैंने एक वर्कर जो होता है ना ऐसे कंस्ट्रक्शन करता, मैंने उससे मोबाइल फोन मांगे, और मेरे पास मेरे भैया का नंबर फीडेड था तो मैंने रिंग कर दिया। तो नंबर अपने दिमाग में रखो, और इस एग्जाम देने जा रहे हो तो वो एक कंसंट्रेशन के साथ जाओ, ये सब काम करने नहीं जा रहे, मोबाइल फोन डिपॉजिट करने। ओके। अच्छे से सोना चाहिए, अगर अच्छे से सोओगे तो एग्जाम भी बहुत एनर्जी एनर्जी के साथ दोगे। अच्छे से नहीं सोओगे तो हमेशा टायर्ड फील करोगे एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन सेंटर में हमेशा आप कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचो, क्योंकि आधे घंटे पहले एंट्री हो जाती है। ठीक है, आधे घंटे तक अपने आप को रिलैक्स करो, काम करो। ठीक है, और है ना जो लास्ट मोमेंट स्टडी होता है उससे बचो। जो आपके फ्रेंड्स है उससे ज्यादा बात मत करो, क्योंकि वो लोग डराते हैं। ठीक है, अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, ओ मैंने भी नहीं पढ़ा, अच्छा मैंने तो ये भी पढ़ लिया है, तो फिर थोड़ा सा नर्वसनेस और हो जाता है। तो अननेसेसरी टॉक से बचो। फिर से फॉलो द इंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, जो आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब read and follow the instructions given in the question paper. Some candidates commit the mistakes of not paying attention to the instructions and end up losing marks. For example, you can use only black ball point penninoma sheet and scannable attendance sheet. The circle must be shaded properly and appropriately. So as soon as you get the question paper, the foremost start that you must do is to read the instructions carefully. Okay? अच्छा, नेक्स्ट है मेक स्ट्रैटेजी फॉर राइटिंग आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक योर टाइम, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है सीधे ही अटेम्प्ट करने मत लग जाओ। एक सबसे पहले स्किम करो, एक एक नजर मारो क्वेश्चन पेपर का, शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, थोड़ा सा अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो, और एकदम इंटेलिजेंटली प्लान आउट करो कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि आप लोगों को क्वेश्चन को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। सीक्वेंस आप ऑल्टर कर सकते हो। देखिए आप ऑल्टरेशन कैसे करोगे, जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, जो आपको टोटली अनफेमिलियर लग रहा है,
जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, वो एकदम आखिर में अटेम्प्ट करना है। और जो आपको बहुत द मोस्ट फेमिलियर क्वेश्चन, चाहे वो एस्से का हो, रिपोर्ट का, आर्गुमेंट का हो, उसको आपको पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को कहती हूँ, जो भी मुझसे बोलता है कि मैम कैसे अटेम्प्ट करूँ, उनको मैं कहती हूँ सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करो। ग्रामर एकदम जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है, और जो जिस स्टूडेंट ने ग्रामर की अच्छे से प्रिपरेशन की है, मतलब बहुत जरूरी है, ग्रामर को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, और जिसने भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, ग्रामर उसका 10 to 12 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। अभी मुझे किसने दिया है, तरुण ने दिया है, ग्रामर का पार्ट बहुत अच्छा है उसका ग्रामर। तो उसको शायद 15 आए हैं ग्रामर में। तो ग्रामर उसका सही है, अगर वो मेहनत करेगा तो उसको 20 आ सकते हैं आराम से। तो सोचिए ना, ग्रामर में ही 20 आ गया। ओके। तो सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करो, 10-12 मिनट में ग्रामर खत्म, और आराम से 15-20 नंबर आपके, और कोई टेंशन नहीं, और ग्रामर पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वो डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट, अभी आप जब हम क्लासेज अटेंड करोगे आप लोग, तो आपको पता चलेगा ये डिफिकल्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना, कैसे अटेम्प्ट करना वो हम बाद में देखेंगे। वो भी बहुत स्कोरिंग सेक्शन, उतना नहीं है जितना ग्रामर है, मगर वो स्कोरिंग सेक्शन है। क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली आएगा ही, क्योंकि पैसेज से निकालना होता है, वो सब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो आप लोग से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं बताऊंगी कितने कितना वक्त लगता है उसमें, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है। उसके बाद प्रेसी जो है ना, वो हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना। हो सकता है जब आप क्लास, जब ये क्लास प्रोग्रेस हो, जब आप प्रेसी में हम आए, तो हो सकता है ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो जिसको लगे कि प्रेसी तो वो बहुत अच्छा लिखता है, मैम हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देती है। ठीक है, आप प्रेसी अच्छा लिखते हो, आपकी प्रेसी हो सकता है स्ट्रेंथ है, मगर फिर भी एग्जाम में हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करोगे प्रेसी, क्योंकि प्रेसी मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग है और लीस्ट स्कोरिंग है। आप अगर देखोगे पूरा एस्से, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर में, तो सबसे जो कम मार्क वेटेज वाला है सेक्शन वो है प्रेसी, 15 मार्क्स का है। ग्रामर 25 का है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 का है, रिपोर्ट 20 का है, आर्गुमेंट 40, एस्से 80, सिर्फ प्रेसी ये 15 मार्क्स का। तो इतना छोटा सा नंबर है, तो चलो इतना छोटा सा वेटेज है, तो हम लोग इसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। वैसे भी बहुत टाइम देता है, बहुत टाइम लेता है ये, वैसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। पहले ग्रामर, फिर रीडिंग ऑपरेशन, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको फेमिलियर लगे उसको पहले अटेम्प्ट करो, जो एकदम लीस्ट फेमिलियर लगे या एकदम अनफेमिलियर लगे उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, और फिर प्रेस ही एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना। और अगर छूट भी जाता है तो कोई गम नहीं है, प्रेस ही अगर छूट जाती है तो। अब टाइम मैनेजमेंट देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, जब आप पेपर 2 का एग्जाम देते हो, तो आपको कोशिश आपको करनी है कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, यही कोशिश है। जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, रोज लिखो एटलीस्ट 10 मिनट, आपकी उंगलियां खुलेगी, आपकी उंगलियां पेन से एडजस्ट होना सीखेगी। आप धीरे धीरे जैसे जैसे राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कम है ना, आपको टायर्डनेस फील होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करते जाओगे, तो आप ना क्वेश्चन पेपर जो है ना, उसको आप पूरा अटेम्प्ट करते आओगे, आपसे नहीं छूटेगा। चाहे आपको आता है नहीं आता, आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे। ठीक है, दूसरी चीज है, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, आप आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो पढ़ लिख के गया है ना, वो फालतू चीजें तो नहीं लिखेगा। मैं बोलती कुछ भी लिख के आओ, मुझे पता है जो पढ़ लिख के गया है वो फालतू चीजें नहीं लिखेगा, कुछ भी में भी बहुत कुछ लिखेगा। ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हो कि आप पूरा अच्छे से पेपर को कंप्लीट करो, और ट्रैक रखो कौन से क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है, ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है, जो मैं आप लोगों को अभी अ, वो मैं शेयर करती हूँ वो चीज, जो मैंने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है। तो अगर आप ट्रैक रखोगे कि कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लगना चाहिए, तो आप लोगों से क्वेश्चन कोई भी स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं शेयर करती हूँ। ये चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 है।
अब देखिए, ऐसे राइटिंग है, इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो 6 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 300 वर्ड मैक्सिमम। ये जो एस्से, अगर आप चारों का चारों एस्से लिखते हो तो आपको 1 घंटा 10 मिनट लगता है। तो मुझे थोड़ा सा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एक एस्से में आपको कितना मिनट लगेगा, मेरे ख्याल से 13 14 मिनट, 17 मिनट लगेंगे शायद, है ना? 15 17 मिनट लगेंगे एक ऐसे में। तो जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको ये देखना है कि है ना, आपका आप करीब आधा घंटा से तो एक ही ऐसे तो नहीं लिख रहे हो। अगर ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम है। मगर जैसे जब हम अभी ये जो ऐसे जब शुरू होगा, तो आप लोग जब मुझे ऐसे अपना लिख के दिखाओगे तो आप 1 घंटा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप देखना आपके ऐसे की क्वालिटी भी अच्छी होती जाएगी और टाइम भी रिड्यूस होता जाएगा। ओके, तो पूरा 4 ऐसे लिखने में आपको 1 घंटा 10 मिनट लगेगा। प्रेसी राइटिंग कायदे से आप लोग को अलॉट करना चाहिए 30 मिनट। मगर जिसको प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है वो 1 घंटा लगा सकता है, 1.5 घंटा लगा सकता है, 2 घंटा। स्टूडेंट ऐसा कहते हैं। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ 20 मिनट लेता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट 30 मिनट लेता है, यानी आपको एक आर्ग्यूमेंट आपको 15 मिनट में खत्म करने होंगे। रिपोर्ट राइटिंग 20 मिनट फैक्ट बेस्ड होते हैं। ग्रामर क्वेश्चन 10 मिनट 12 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लेगा। वो डिपेंड करता है मेक द सेंटेंस कैसा है। मेक द सेंटेंस थोड़ा इजी आया, आपने तुरंत का तुरंत सेंटेंस फ्रेम कर लिया तो आपको 10 मिनट लगेंगे, अदरवाइज 12 मिनट लगेंगे। ओके, अब देखिए, ऐसे आप कितना भी अच्छा लिख लो, 30 40 और ज्यादा से ज्यादा 45, उससे ज्यादा नहीं आ सकते ऐसे में। डिस्क्रिप्टिव पेपर है। प्रेसी राइटिंग 15 मार्क्स का है, गुड स्कोर आपका 8 है। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है उसमें 13 16, तो गुड स्कोर है, आपको 18 भी आ सकते हैं। कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 2013 में गांधी जी का पैसेज आया था। पैसेज था, हु आर द मास्टर्स ऑफ गांधी जी, ये क्वेश्चन था। तो वो 5 नाम लिखना था, रूसो, कारपेंटर, रस्किन। सिर्फ 5 नाम लिखो, उसमें 4 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएंगे, सोचिए। सिर्फ 5 मास्टर्स का नाम लिखना है जिसको गांधी जी मास्टर्स कंसिडर करते थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, जिसमें आप 4 आउट ऑफ 4 आराम से लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो 16 तो है मगर आप 18 तक भी ला सकते हैं। अच्छा, काउंटर आर्गुमेंट में 16 20 ऐसे, यानी एक आर्गुमेंट में है ना, अगर बहुत ज्यादा अच्छा लिखा है तो 12 14 आ सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग भी फैक्ट बेस्ड होता तो 11 12। ग्रामर में 20, वैसे तो मैं सच बताऊं 25 भी आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस है। ग्रामर में आप सोचो ना, आपको अगर 20 आ गए, अगर मैं 20 मान के चलती हूँ, ग्रामर में आपको 20 आ गए, एस्से में एवरेज स्कोर 20 और 30 है, मैं 15 मान के चलती हूँ, सोचिए। ऐसे में आपको 15 आ गए। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा स्कोर 16 है, 20 है, इसमें भी मैं 15 मान रही हूँ। अभी मैं कुछ और, मैंने रिपोर्ट आर्गुमेंट कुछ भी नहीं अभी कैलकुलेट किया है, सिर्फ ग्रामर, एसे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो सोचो, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 3 4 5 50, तो आपका यहीं पे बन गया। ये सिर्फ ग्रामर की वजह से है। मगर ग्रामर ठीक है मैम, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और जब हम लोग इवेलुएट करते हैं तो पता चलता है ग्रामर गोल है। आप लोग को पता भी नहीं है क्या चीज आपकी सही है, क्या चीज आपकी सही नहीं है। सिर्फ ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट, ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट, बस यही है। और एंड मोमेंट पे आप लोग को लगता है चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इधर उधर देख लेते हैं, हो जाएगा। वो तो हो ही जाएगा, हम लोग तो बचपन से कर रहे हैं। ये जो लेड बैक एटीट्यूड है, चलता टाइप का एटीट्यूड है, हो जाएगा टाइप का एटीट्यूड है, उससे नहीं होता है स्टूडेंट। इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। अरे यार, ग्रामर 25 मार्क्स का है, 10 मिनट में 20 भी आ सकते हैं। ये स्मार्ट वर्क है, ये इंटेलिजेंट वर्क है। एनीवेज, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को जो अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहा है उनको मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करो। ठीक है, जिनकी ग्रामर खराब है, जिन्होंने ग्रामर की प्रिपरेशन नहीं की है, तो वो फिर ग्रामर अटेम्प्ट करे ना करे बात बराबर होगी फिर। मगर फिर भी शुरुआत में अटेम्प्ट करिए। और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आपको मुझे लगता है वो अटेम्प्ट करो। ठीक है,
अपने आंसर स्क्रिप्ट को नीट एंड टाइटी रखो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपके आंसर स्क्रिप्ट को देखे तो उसको एफर्ट नहीं लगे इवैल्यूएट करने में, चाहे गलत लिखा हो सही लिखा हो, मगर एकदम स्मूथली इवैल्यूएट होना चाहिए। ओके। एग्जामिनर मतलब आपके राइटिंग जो है रीडेबल होना चाहिए, अगर रीडेबल नहीं है तो एग्जामिनर कोई एफर्ट नहीं लगाएगा, वो देखे तो क्या लिखा है, चलो नहीं समझ में आ रहा, चलो दूसरी बार पढ़ लो, कुछ नहीं, वो दूसरी बार बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो इट इज यू यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी of making your answers attractive and readable. Stay calm. Exam stress is perfectly normal, but don't get overwhelmed by stress. Try to remain calm. Keep yourself hydrated by drinking water in regular intervals. Only in such mental state your brain will work at its best. ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब मैंने लास्ट क्लास में शायद कहा था कि जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, चाहे पेपर 1 का देते हो पेपर 2 का देते हो, अपने परफॉर्मेंस को हमेशा एनालाइज करो, हमेशा। आपको ये देखना है कि कौन से सेक्शन में आप स्ट्रगल कर रहे हो, कौन सा सेक्शन आपको कंपैरेटिवली इजी लग रहा है। अपने टीचर से डिस्कस करो, कैसे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, ये आप पता लगाओ, ठीक है। ब्लाइंडली सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। फाइन, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? ओके। यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है? मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हम्म, अब आ रही है आवाज ना? ओके। यस मैम। ये तरुण का आंसर स्क्रिप्ट है, और इसकी ग्रामर जो है अबव एवरेज है, बहुत अच्छे में नहीं है मगर सही है। इतना है कि इसको 15 आ सकते हैं, ग्रामर में आराम से आएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को बतानी है, देखिए अगर आप फुल स्टॉप नहीं दोगे, क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे जहां जहां देना है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो 1 मार्क होता है ना क्वेश्चन का, वो नहीं मिलेंगे। अब देखिए ये जो है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, उस सेंटेंस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, तो प्लीज में पी कैपिटल होता है। ओके। उसको
देखिए इसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसने यहाँ पर एक ब्लैंक, सॉरी स्ट्राइक ऑफ कर दिया डायरेक्ट। ऐसे ही करना है आप लोगों को। इसको 15 आ रहे हैं, इसकी राइटिंग में कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, और ग्रामर भी ठीक है। और किसका आया था मेरे पास, प्रणव का आया था, और तो बाकी ग्रामर का तो और किसी ने नहीं किया शायद। एनीवेज फाइन, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं हम्म। मैम मैंने उदय ने भी सेंड करा था। आपने सेंड किया था क्या? और अगर स्टूडेंट्स मैं ना, अगर आप लोगों के यस मैम। अगर मैं आंसर आप लोगों के चेक नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं मिस कर गई, मैं भूल गई, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे याद दिलाना होगा, रिमाइंड करवाना होगा। तो जिसका याद था मैंने कर दिया। अब जैसे उदय है, ठीक है, उदय का मैं चेक करके आप लोगों को बताऊंगी कल। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो कॉलन और सेमी कॉलन होते हैं ना इसमें मैम, वैसे तो मेरे को पता है कि इसका यूज कैसे करना है, जैसे कॉलन का यूज करते हैं एग्जाम्पल पे और सेमी कॉलन का करते हैं किसी को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन एक्चुअल जब किसी सेंटेंस में हम उसे कैसे यूज करेंगे, अगर आप बता दे तो। देखो, कोलोन और सेमी कोलोन है ना, मैं तो सेमी कोलोन में यूज ही नहीं करती, बिल्कुल यूज नहीं करती। क्योंकि हम्म, यूज करने का वो होता ही नहीं है कि इसको कैसे यूज करें। मैं जो कोलोन है वो मैं यूज करती हूँ, देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ एक मिनट। हम्म, मैं इनफैक्ट जो बुक भी मैंने लिखा है ना, आपको कहीं पर भी ना सेमी कॉलन नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है। देखिए ये होगा, ये जो दो डॉट हुआ ना, ये कोलोन होता है, दो डॉट, और ये होता है सेमीकोलन, ठीक है, यानी डॉट के नीचे कॉमा, इसको सेमीकोलन कहते हैं। और ये जो दो डॉट होता है इसको कोलन कहते हैं। तो ये दो डॉट मैं कब यूज करती हूँ, जैसे मुझे कोई हेडिंग देना है, ठीक है। तो सपोज मैंने टेक्नोलॉजी करके एक हेडिंग दिया, आप लोग अपना माउस को दूर रखो बोर्ड से, ठीक है, सॉरी, टेक्नोलॉजी को मैंने ऐसे करके हेडिंग दिया, और फिर मैंने कॉलन देकर और फिर मैंने लिखना शुरू किया, फाइन। ये जो सेमी कॉलन जो होता है ना, वो पॉज को इंडिकेट करता है। जैसे फुल स्टॉप बहुत बड़ा पॉज है, बहुत बड़ा लॉन्ग पॉज, ठीक है। ये जो सेमी कोलोन है वो अ, अगर मैं इस फुल स्टॉप को लॉन्गेस्ट पॉज बोलूंगी, तो सेमी कोलोन को मैं लॉन्गर पॉज बोलूंगी, और कॉमा को लॉन्ग पॉज। समझ में आया? यानी सबसे बड़ा पॉज जो होगा वो फुल स्टॉप का होगा, उससे कम बड़ा सेमी कॉलन का पॉज होगा, और कॉमा उससे कम बड़ा होता है, मतलब सबसे छोटा पॉज जो होता है वो कॉमा वाला होता है, ठीक है। तो मुझे ना ये बीच वाला पॉज की जरूरत कभी पड़ती नहीं, मैं लिखती भी हूँ तब भी मैंने ये मेरे बुक में भी आप देखोगे ना, ये वाला मैंने कभी यूज ही नहीं किया। मैं कॉमा से काम चला लेती हूँ, फुल स्टॉप से काम चला लेती हूँ। हालांकि अगर आप इसका यूसेज देखोगे, ग्रामेटिकल यूसेज एकदम, आप एकदम उसके निटिग्रिटीज में जाओगे तो आपको पता चलेगा इसका बहुत बड़ा, बहुत सारे रूल्स है। पंचुएशन के अपने रूल्स होते हैं, फुल स्टॉप कहाँ यूज करना चाहिए, कोलोन कहाँ, सेमी कोलोन कहाँ। तो मुझे ना इसके रूल्स के बारे में पता भी नहीं है, और मैं यूज भी नहीं करती, और मुझे लगता भी नहीं है जरूरत पड़ती है इसके यूज की। आप कहाँ यूज करते हो संदीप? संदीप आप कहाँ यूज करते हो इसको? नहीं यूज करिए, ठीक है। अब ये मैम बोलो। मैम यूज तो नहीं करते, लेकिन काफी बार सेंटेंस आते हैं ना तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते ये पॉज को इंडिकेट करता है, ठीक है। हैं। यस मैम। हम्म, अच्छा, अब मैं